राजस्थान की सियासत में 2018, 2023 या फिर कहें कि 2024 के लोकसभा के चुनाव, पॉलिटिक्स में दक्षिण राजस्थान एक नया इंटरेस्टिंग पॉइंट बनकर के उभरा। और विशेष तौर से वर्तमान समय में मेरी व्यक्तिगत बात भी करूंगा तो मेरी सबसे ज्यादा रुचि इंटरेस्टिंगली अगर किसी इलाके में है तो वो दक्षिण राजस्थान में है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके के राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं वो बेहद साइलेंट है, मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर है। और जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव शायद राजनीति के अगर मजे हुए खिलाड़ी ना हो तो शायद वो भी उस बदलाव को भांप ना पाए। लेकिन इसी दक्षिणी राजस्थान, जहां पर आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक है, जहां पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में रहते हैं, वहां इन दिनों एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का नेतृत्व करता हुआ एक युवा चेहरा, जिस चेहरे की इस आंदोलन के जरिए पहली बार पहचान प्रदेश स्तर पर सामने आती है। कई पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट्स पर उनके वीडियो शेयर किए जाते हैं। झालावाड़ में जिस दिन वो एक आंदोलन खड़ा करते हैं तो जो भीड़ उमड़ती है वो भीड़ चर्चा का विषय बनती है जयपुर के पत्रकारों के बीच भी। और वहीं से एक सगबगाहट शुरू होती है कि पिछले 5 सालों में वहां पर जिस तरीके से आदिवासी पॉलिटिक्स की एक अलग लाइन पर पॉलिटिक्स बढ़ती हुई दिखी, शायद उसको एक हर्डल्स फेस करना पड़ सकता है, उसको एक स्पीड ब्रेकर फेस करना पड़ सकता है, या फिर उसमें एक विभाजन देखने को मिल सकता है। यह आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के आंदोलन था, या आंदोलन कहे कि या फिर उनकी भाषा में जन जागरूकता का प्रयास कहें, जो भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और इसका नेतृत्व करने वाले युवा, जिनका नाम अरविंद भील है, इस समय हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। मैं समझूंगा इस इलाके की पॉलिटिक्स को, मैं समझूंगा आपकी मांगों को, मैं समझूंगा कि ये आंदोलन है या जन जागरण है या असल में इसको लेकर के डिमांडें क्या है। मैं समझूंगा कि इस इलाके के दूसरे भी मुद्दे क्या है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल पंचायत के जो दर्शक है उनको एक बार आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप खुद दें, किस तरीके की अब तक की आपकी जर्नी रही है और वर्तमान समय में आप किस तरीके से इस आंदोलन को आगे चला। मेरा नाम अरविंद भील है। मैं 2019 में पीजी कॉलेज जो झालावाड़ है उसका पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं, और 2019 से ही मैं आरक्षण को लेकर कोई ना कोई लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और उसी में एक हमें सूर्य की किरण देखते हुए 1 अगस्त को एक फैसला आता है आरक्षण अलग अलग करने का, जो वास्तव में हमारी लड़ाई थी वंचितों के हक में। वो लड़ाई हमें सफल होती दिखती है, और उसको लेके लगातार हम 2 सितंबर को हमने आंदोलन किया और लगातार आंदोलनरत हैं, और आगे भी इस विषय में आंदोलन हम करते रहेंगे। कुछ हमारे समाज के जो कांग्रेस बीजेपी के नेता है, सभी विचारधाराओं के नेता है, उन्हें साथ लाकर समाज, भील समाज और जो वंचित आदिवासी समाज है उसके लिए एक अलग कोटे में कोटा बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं और जो देख रहे हैं इस चर्चा को, और जो कोटे में कोटा का मामला नहीं समझ पा रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट में यह कहा गया था कि एससी एसटी का जो आरक्षण है उसमें भी क्रीमी लेयर का सिस्टम होना चाहिए। आपके मैं कुछ भाषण सुन रहा था, आपने हाल ही में 2 दिन पहले भी एक जगह कोई कार्यक्रम में आप संबोधित कर रहे थे और उसमें आप लोगों को बहुत सिंपल भाषा में ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्यों जरूरी है। मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल पंचायत के दर्शकों को भी आप इस मामले को पूरी तरह से समझाएं कि ये आरक्षण क्यों, वर्गीकरण जरूरी है, इसके जरिए आप लोगों को क्या कन्विंस करना चाहते हैं कि इससे कैसे फायदा होगा लोगों को। वर्गीकरण इसलिए जरूरी है सर, देश भर में 700 से अधिक जातियां रहती हैं, उसमें राजस्थान में भी आदिवासी समाज एक अच्छी मात्रा में निवास करता है, ये भी और दक्षिणी राजस्थान में तो अधिकतम भील समुदाय खूब बाहुल्य निवास करता है, और जैसा कि आपने कहा है कि निर्णायक हमेशा यहाँ पे आदिवासी समाज रहता है। तो इस आदिवासी समाज में एक समुदाय जो एसटी में राजस्थान में है उसमें आता है मीणा समाज, जो कि बाकी राज्यों में एसटी में नहीं है मीणा समाज। उसकी जनसंख्या सर नॉन टीएसपी में, मतलब टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र के बाहर लगभग 28% है। लेकिन आज हम देखते हैं तो राज्य की जो सारी सेवाएं हैं वो 90% सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। केंद्र की भी अधिकतम सेवाओं का लाभ 700
जनजाति समाज का लाभ केवल एक ही जाति ले रही है। और हमारा जो मेन मुद्दा है कोटे में कोटे का, वो ये है कि इस जो हमारी मीणा जाति है, हमारे बड़े भाई हैं, इनसे छोड़कर हमें एक अलग कोटे में कोटा दिया जा सके, ताकि केंद्र की नौकरियों में, राज्य की नौकरियों में, सिविल सेवाओं में हमारे भी अधिकारी बने, हमारे भी कलेक्टर बने, हमारे भी एसडीएम बने, हमारे भी एसपी बने। तो हमें एक अलग से कोटे में कोटा दिया जाए जो मीणा समाज से हमारा पृथक हो, ताकि हमें भी सिविल सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिले। आपने क्योंकि आप लगातार मांग कर रहे हैं कि एससी एसटी में वर्गीकरण हो, उप कोटा बने और आपको आरक्षण मिले, इससे पॉलिटिकली एक विभाजन की स्थितियां दिखती है। इसी एरिया में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसी एरिया कहूं या फिर दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी बेल्ट की बात करूं, बांसवाड़ा डूंगरपुर, उस एरिया में भारतीय आदिवासी पार्टी और राजकुमार लोग। अगर आपके इस डिमांड का, आपके इस पॉलिटिकल नैरेटिव का अगर सबसे बड़ा विरोध कहीं फेस हो रहा है, तो वो भारतीय आदिवासी पार्टी की ओर से हो रहा है, जिनकी ये कहना है कि आदिवासियों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या उसको लेकर आपका क्या जवाब है? मेरा जवाब यह है सर, आदिवासियों को किसी भी प्रकार से विभाजित करने की ये स्पष्ट भ्रामकता फैलाई जा रही है। आदिवासियों को विभाजित नहीं कर रहे हैं। जो जाति जिसने लाभ ले लिया, उसे केवल आरक्षण से कोटे में कोटा हमारी वंचित जातियों के लिए अलग बना रहे हैं और उस जाति को अलग कर रहे हैं। मतलब आरक्षण में वंचित जातियों के लिए एक अलग व्यवस्था कर रहे हैं। आदिवासी तो सबके सब एक ही है, उनमें कोई किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं हो रहा है। और अगर विभाजन होता सर, तो जैसे हमारे सहरिया जाति हैं, सहरिया जातियों को आदिम जनजाति होने के कारण उसे एक अलग व्यवस्था मिली हुई है, एक अलग पहले से ही उप वर्गीकरण की उनके लिए व्यवस्था है। ऐसे ही टीएसपी और नॉन टीएसपी के आधार पर नॉन टीएसपी के भीलों को अलग आरक्षण मिलता है, टीएसपी के आदिवासियों को अलग आरक्षण मिलता है। तो वैसे भी वर्गीकरण है। तो आज तक जब इन सारी व्यवस्थाओं से विभाजन आदिवासी समाज में नहीं हो पाया, तो आगे भी आदिवासी समाज में विभाजन नहीं होगा, बल्कि जिन जातियों से आज तक कलेक्टर, एसपी या बड़े बड़े पदाधिकारी नहीं बन पाए, बड़े बड़े कार्मिक नहीं बन पाए, उन सभी जातियों से हमें बड़े बड़े कार्मिक देखने को मिलेंगे। और सरकारी व्यवस्था में, सरकारी जो व्यवस्था है उसमें अधिकतम कर्मचारी इन सभी आदिवासी समाज के हमें देखने को मिलेंगे। आप कह रहे हैं कि अगर ये वर्गीकरण होता है, उसमें उप कोटा बनता है, तो जिन जातियों से अब तक कभी भी सरकारी नौकरियों में लोगों की नौकरी नहीं लगी है, उनकी भी अब नौकरियां लगेगी। लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि इसके जरिए ये जो कोशिश हो रही है, ये केंद्र सरकार की कोशिश है आरक्षण को खत्म करने की। एक दूसरा पक्ष इसको आरक्षण को खत्म होने को लेकर जनता में बातें कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार, ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, तो केंद्र सरकार का तो वैसे ही इसमें कोई हस्तक्षेप है नहीं। और ये जो भ्रामकता फैलाई जा रही है, इससे आरक्षण समाप्त होगा, ये भ्रामकता कौन लोग फैला रहे हैं? वो लोग फैला रहे हैं जिन्हें एससी और एसटी की जो अगड़ी जातियां हैं, जिन्होंने लाभ ले लिया, उनके आधार पे ये राजनीति करते हैं। वो लोग इस प्रकार की भ्रामकता फैला रहे हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, जबकि वास्तव में आरक्षण में उप वर्गीकरण, कोटे में कोटा से सभी अधिकतम जो एसटी की, एससी की जो जातियां हैं, जो प्रतिनिधित्व इतने वर्षों में नहीं मिल पाया, वो अब मिलेगा। और केंद्र सरकार का सर्वोच्च न्यायालय के साथ इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप है नहीं। लेकिन केंद्र सरकार से तो ये हम ऐसा निवेदन करते हैं कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इसे निश्चित रूप से जल्दी लागू कर। इसी इलाके में राजकुमार रोत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद भी बने, उनका बड़ा पब्लिक होल्ड है, लेकिन वो आपकी इस डिमांड को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। राजकुमार रोत की राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? राजकुमार रोज जो माननीय सांसद हैं, जब वो सांसद बने सर, हमारी पूरी समाज को बड़ा गौरव हुआ। देखिए, सांसद किसी भी विचारधारा से, पार्टी से बने, लेकिन समाज का जब कोई व्यक्ति आगे जाता है तो निश्चित रूप से उन्हें गर्व होता है। और वो जिस मांग को लेकर आगे बढ़े हैं, मांग को लेकर वो सांसद बने, वो मांग थी जनसंख्या के आधार पे उन्हें आरक्षण का प्रतिनिधित्व मिलना। आज वो मांग जब कोटे में कोटे के माध्यम से पूरी हो रही है कि जनसंख्या के माध्यम से
जनसंख्या के बराबर आदिवासियों को, जिन जो वंचित है उन्हें अलग आरक्षण दिया जाए, तो उसमें वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वास्तव में राजकुमार जी पता नहीं किस प्रकार से उनकी जो पार्टी के जो लोग हैं वो पता नहीं जिस मांग को लेकर वो आगे बढ़े, आज उसी मांग को वो सबसे पीछे रख रहे हैं। इसमें पता नहीं उनकी जो राजनीतिक, कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हमें दिखती है कि वो कहीं ना कहीं राजनीति के नाम पे जो हमारी पूर्वी और उत्तरी राजस्थान की जो बेल्ट है उसमें वो मीणा कम्युनिटी को रिझाने का काम कर रहे हैं, ताकि उधर भी उनके किसी न किसी प्रकार से पार्टी स्थापित हो पाए। यानी कि आप कह रहे हैं कि राजकुमार रौत अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान तक पहुंचने के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर और इस बेल्ट के जो आदिवासी हैं उनके हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, वास्तव में एक आपका, हाँ जी जी जी, बोलिए बोलिए आप। वास्तव में अगर किसी भी प्रकार से दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी हो, चाहे देश भर के आदिवासी हो, अगर उस समाज का हमें सहयोग करना है और उस समाज का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में हो या देश की तमाम सेवाओं में हो, राजस्थान सरकार, राजस्थान में की सरकार है उसमें प्रतिनिधित्व हो, तो उनके आदिवासियों को प्रतिनिधित्व कराने का केवल मात्र और मात्र केवल एक ही उपयोग है, वो है आरक्षण में उपवर्गीकरण। इसके माध्यम से ही हम देश के तमाम आदिवासियों का भला कर पाएंगे, तमाम आदिवासियों को हम धरातल पर लाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं आपकी सोशल मीडिया टाइमलाइन देख रहा था काफी टाइम पहले। आपने भारतीय आदिवासी पार्टी के कुछ विधायकों को टारगेट करते हुए एक कैंपेन चल रहा था जिसमें ये कि विधायक मूल रूप से मीणा और भील होता है, उनकी कहीं मेल आईडी मीणा नाम से है, कहीं उनका नाम भील नाम से है। ये क्या मसला है पूरा? ये मसला ऐसा है सर कि लगातार जो दक्षिणी राजस्थान है इसमें जाति परिवर्तन का एक बड़ा खेल चला है। जाति परिवर्तन का एक बड़ा खेल चला है। उसमें क्या हुआ है कि जो मूल आदिवासी समाज है, भील आदिवासी हैं, उन आदिवासियों के नाम के पीछे लगातार मीणा जोड़ा गया है। और आज उसी का उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो माननीय विधायक है आसपुर से, उनके पीछे मीणा लगाया है। थावरचंद जी डामोर हैं, जबकि वास्तव में मीणा कम्युनिटी एक अलग जाति है, लेकिन सरनेम के तौर पे इसे स्थापित किया गया है। और ये जाति परिवर्तन का एक बड़ा खेल है जिसमें हमारी जो एक नेत्री है जिसे हम आदिवासी भगवती भील के नाम से जानते हैं, उसके डॉक्यूमेंट जब हमने देखे तो मैं बड़ा चौंक गया। उसके डॉक्यूमेंट में भगवती मीणा लगा हुआ है जबकि वो भील जाति से है। तो वास्तव में ये जो खेल है सर, ये है कि लगातार भीलों के पीछे मीणा लगाकर, उनके नाम के पीछे सरनेम मीणा लगाकर उनकी जाति को परिवर्तन किया गया है, ताकि मीणा समाज की संख्या राजस्थान में खूब ज्यादा दिखाई दे। ये तो वैसे वाला आप बयान दे रहे हैं जैसे धर्म परिवर्तन की तरह जाति परिवर्तन का ना कोई रैकेट चल रहा हो। ये बयान सर मैं धर्म परिवर्तन वाला नहीं कह सकता, लेकिन वास्तव में जाति परिवर्तन हुआ है। जाति परिवर्तन तो नहीं हुआ, संस्कृति वही है। बाकी अधिकतर लोगों के पीछे मीणा लगा हुआ है। और थावरचंद जी खुद डामोर है। डामोर एक अलग जनजाति सूचित है और डामोर भीलों के ही भाई है, लेकिन डामोर भील ही है, लेकिन मीणा उनके पीछे लगाया गया। आज जब हम देखते हैं सर, तो सबसे बड़ी आदिवासियों की पहचान है अच्छा, संस्कृति। आप थावरचंद का भी जिक्र कर रहे हैं और उमेश मीणा उमेश डामोर दोनों का जिक्र कर रहे हैं? जी, ओके। दोनों वर्तमान में एमएलए हैं। और देखिए सर, आदिवासियों का जो मूल है वो मूल है संस्कृति। आज जब हम देखते हैं मीणा जाति की संस्कृति भील जनजाति से बिल्कुल अलग है। और जो वास्तव में टीएसपी के मीणा भाई हैं, उनके वैवाहिक संबंध भीलों में हो रहे हैं। उसका कारण यह है क्योंकि वो मीणा केवल नाम के, उनके सरनेम के पीछे मीणा लगा हुआ है। बाकी वास्तव में उनकी मूल जो जाति है वो भील ही है। और जो पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के मीणा है उनकी संस्कृति अलग है, वो हम भीलों से अलग भी। ओके, इस इलाके में ये खैर धर्म परिवर्तन और
पॉलिटिक्स एक अलग मसला लंबे समय से चलता आ रहा है और बेहद सीरियस मुद्दा है जिसे अपन खैर कह करके बहुत आसानी से इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। आपने तेलंगाना सरकार का, वहां के रेवंत रेड्डी का आभार जताया है हाल ही में कि उन्होंने कहा कि नई भर्तियां तब तक नहीं होगी जब तक उपवर्गीकरण नहीं हो जाता है, जो एससी एसटी में होता है। राजस्थान में भजनलाल सरकार, उस पर आप अभी जो आंदोलन चला रहे हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जन जागृति चलाई जा रही है कि जो एक वर्ग है जिसने आदिवासियों को किसी और दिशा में ले जा रहा हो, वो सही है या गलत है, वो पॉलिटिकली अपने अपने अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। लेकिन आपके आंदोलन को देखकर कैसा लग रहा है कि उनको, आपको लगता है कि वो जो मैसेज है वो सही नहीं है, इसलिए हम अपना सही पक्ष आदिवासियों के बीच में रखना चाह रहे हैं, ऐसी आपकी कोशिश नजर आ रही है। लेकिन क्या आप राजस्थान सरकार के खिलाफ ऐसा कोई आंदोलन भी खड़ा करने की सोच रहे हैं जहां से, जो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो एससी एसटी है उसमें उपवर्गीकरण होने से पहले नई भर्तियां नहीं होगी, वैसा राजस्थान में भी किया जाए ताकि सरकार पर जल्द से जल्द उपवर्गीकरण का प्रेशर बने? क्या ऐसी कोई है प्लानिंग? ऐसी प्लानिंग ये है सर, हम आंदोलन 3 स्तरों में करने का हमने प्लानिंग बनाई है। पहला स्तर हम आवेदन करेंगे सर, उसके बाद हम सरकारों से मिलकर निवेदन करेंगे और अंत में हम आक्रामक रूप में जो उग्र प्रदर्शन है, चाहे वो सड़कें जाम करना हो, पटरियों पे बैठना हो या फिर ये जो भर्ती रोको आंदोलन है, ये भी हमारी योजना में है। लेकिन अभी क्या है कि प्रथम 2 चरण है, हम धीरे-धीरे पूरे कर रहे हैं और मेन सर हमारी जो स्थिति है वो अभी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। हम अभी केवल जन जागरण की स्थिति में, अब जब नीचे के प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात पहुंचा देंगे कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है, एक न्याय संगत फैसला दिया है कि कोटे में कोटा आपके लिए बन रहा है, तो जब नीचे तक हमारी जन जागृति होगी, जैसे कि झालावाड़ में जन जागृति, हाड़ौती संभाग में जन जागृति हुई, वैसे ही डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी नीचे तक जब प्रत्येक आदिवासी परिवार तक ये जन जागृति पहुंच जाएगी तो आंदोलन आक्रामक भी होगा और उग्र भी होगा सर। बाकी इन सभी के एक योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। आपने कहा पहले आवेदन चल रहा है, फिर निवेदन और फिर आंदोलन, ये 3 चरण पर आपकी तैयारी है। लेकिन हाड़ौती में एक और मुद्दा है। यहां सरकार, या फिर वहां पर एक पावर प्लांट लगने के लिए सरकारी लेवल पे एक फाइल पास हो रही है। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि वो आपके इस आंदोलन या आरक्षण से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन आदिवासी हितों से जुड़ा हुआ है, और वो है 1.25 लाख पेड़ काटने जा रही है राजस्थान की भजनलाल सरकार। भजनलाल सरकार ने एक कंपनी को एनओसी दे चुकी है, वो कंपनी उसके बदले में कंपनी के अपने जस्टिफिकेशन है कि हम इतनी जो फॉरेस्ट लैंड है उसी के बदले में जैसलमेर में फॉरेस्ट लैंड, लेकिन जैसलमेर में यहां पर जो 350 प्रकार की 450 प्रजातियां जो पेड़ों की है वो जैसलमेर में कभी नहीं पनपने वाली है, और इसके 10% पेड़ भी नहीं पनपेंगे। जितने पेड़ लगाए जाएंगे उसके 90% पेड़ सूख कर बर्बाद हो जाते हैं, और जो 150 200 सालों के पेड़ है वो वापस खड़े नहीं होने हैं, ये केवल खाना पूर्ति है। आदिवासियों के नजरिए से अगर देखा जाए, जो जल जमीन और जंगल के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उस लिहाज से ये जो हाड़ौती बेल्ट में 1.5 लाख, माफी चाहूंगा 1.25 लाख पेड़ काटने का जो एक प्रोजेक्ट है जिसकी जगह पर पावर प्लांट लगाया जाएगा, ये बहुत बड़ा इशू है। आदिवासियों के लिए एक पेड़ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहां अगर 1.25 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं तो कितना गंभीर मसला है। इस बात को लेकर आप अपनी सरकार के सामने बात रखेंगे? सबसे पहले तो सर जो अंतिम अंत में आपने कहा कि अपनी सरकार, सर सरकार अपनी है नहीं, मैं किसी भी प्रकार से सरकार से संबंधित नहीं हूं। और मैंने प्रथम दिन ही जब इसका फैसला आया कि 1.25 लाख पेड़ काटे जाएंगे, मैंने न्यूज़पेपर देखा और तुरंत हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से इसका विरोध दर्ज करवाया है। और सर ये जो मैंने पहले बोला है आवेदन निवेदन, ये ही मामला, ये जो शहरिया क्षेत्र में, शाबा क्षेत्र में जो 344 से अधिक प्रजातियों के जो पेड़ काटे जाते हैं, इसमें भी शाहबाद अगर एरिया। सरकार रोक नहीं लगाती है, सरकार रोक नहीं लगाती है, 1.25 लाख जो पेड़ काटे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें भी एक बड़ा आंदोलन हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलेगा और बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे। चलिए, आखिर में एक सवाल, आप भील हैं, आदिवासी समाज के अंदर एक जो जाति आती है, दक्षिण राजस्थान में एक विवाद चल रहा है राणा पुंजा को लेकर के।
विवाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर दो अलग अलग राय है। सही कौन है और गलत कौन है, इसके पॉलिटिकल आकलन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ऐतिहासिक आकलन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, और सही गलत ठहराने को लेकर के पॉलिटिकल नफे नुकसान भी अलग अलग हो सकते हैं। राणा पूंजा के मसले को लेकर आपकी क्या राय है, क्या तर्क है आपका? राणा कुंजा को लेकर ये है, आज तक जब से हम बड़े हुए हैं और जब से हमने सुनना समझना सीखा है, तब से राणा कुंजा जी भी हमारे पूर्वज हैं। और निश्चित रूप से ये सर कहीं ना कहीं समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का एक काम कर रहे हैं कुछ लोग, जो राणा कुंजा जी को किसी और जाति का बताते हैं। राजपूत जो जाति है उसने भी समय समय पे इस चीज को क्लियर किया है कि राणा कुंजा जी तो भील ही थे। और मेरा भी तर्क ये है सर, महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाले राणा कुंजा जी भील थे। और इस बात को स्पष्ट लक्ष्यराज सिंह जी जो मेवाड़ है उनकी वीडियो लल्लन टॉप पे एक वीडियो मैंने देखी है, उस पे स्पष्ट रूप से वो बता रहे हैं कि एक तरफ महाराणा प्रताप है और एक तरफ राणा कुंजा जी भील है। एक तरफ भील सैनिक है और एक तरफ महाराणा प्रताप राजपूत सैनिक है। और ऐसा उधर फेमस भी एक कहावत है, रानी जाया भीली जाया भाई भाई। मतलब रानी के जाए हुए, रानी के पैदा किए मेवाड़ का हुए। प्रतीक चिन्ह भी है, मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह भी है, जिसमें एक तरफ मेवाड़ महाराणा है तो दूसरी तरफ भील है। जी, तो ये तो सर हम लोगों को तोड़ने का लगातार प्रयास हुआ है। और यही पोस्टें मुझे कुछ बहुत सीमित पोस्टें देखने को मिली जिसमें ये लग रहा था कि राणा कुंजा जी को किसी और जाति का प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। ओके, मेरा आखिर में एक सवाल, जो आपने अभी अपनी सरकार से बचने की कोशिश की है, आपकी छात्र राजनीति किस संगठन से जुड़ी रही है? मेरी छात्र राजनीति विद्यार्थी परिषद जो एबीवीपी संगठन है उससे जुड़ी हुई है। लेकिन एबीवीपी को तो मोटे तौर पर भाजपा से जुड़ा हुआ ही माना जाता है। तो क्या ये जो आंदोलन आप आरक्षण मसले पर कर रहे हैं, इसमें आपको एबीवीपी से कहीं कोई सहयोग मिल रहा है? क्योंकि आपके आंदोलन का पॉलिटिकल प्रॉफिट अगर किसी को मिलता है तो वो भाजपा को मिलता है। हो सकता है आपके पॉलिटिकल मकसद नहीं हो, आपके सामाजिक मकसद होंगे। जी, एबीवीपी पहले तो सर, जब जैसा मैं एबीवीपी का कार्य करता हूं तो एबीवीपी की जानकारी मुझे पूरी है। एबीवीपी विद्यार्थी परिषद जो है ये एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन विद्यार्थी परिषद एक विचारधारा पे काम करता है। वो विचारधारा है देश को प्रेम करने की, राष्ट्रवाद की विचारधारा, राष्ट्र प्रेम की विचारधारा। और वर्तमान में चूंकि इस विषय को लेकर भाजपा चल रही है, इसलिए विद्यार्थी परिषद एबीवीपी को ऐसा माना जाता है कि ये भाजपा की तरफ इसका सॉफ्ट कॉर्नर है। और मैं बता दूं सर, इसके अलावा भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं लगभग 2 वर्षों से केवल और केवल भील समाज का कार्यकर्ता हूं और भील समाज के विभिन्न दायित्वों पे रहा हूं। और वर्तमान में मेरा जो एबीवीपी जो संगठन है उससे मैं कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता के नाते जरूर उनका मार्गदर्शन मिलता है। बाकी कहीं कहीं पर भी न तो विद्यार्थी परिषद के लोगों को हमें मतलब सहयोग मिल आप रहा ये है। कह रहे हैं कि विचारधारा के रूप में आप एबीवीपी से सहमत है, एबीवीपी से विचारधारा के स्तर पर जुड़ाव रखते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आप एबीवीपी के पूर्व हो चुके हैं, अब आप भील समाज के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, यही ना? जी, जी बिल्कुल, चलिए, निश्चित रूप अब से। आखिरी में आपसे एक छोटा सा टेक लेना चाहूंगा आखिरी सवाल के जवाब के रूप में। अब इस आंदोलन में आगे क्या कुछ होने वाला है अगले 1-2 महीने के अंदर, और आगे की क्या रणनीति है? आगे की सर हमारी 1-2 महीने की रणनीति यह है कि जो राजस्थान की सभी विचारधाराओं के जो हमारे आदिवासी समाज के नेता हैं, जिसमें भाजपा भी आती है, कांग्रेस भी आती है, बाप पार्टी भी आती है और भी अन्य पार्टियां हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े पदों पर रहे सांसद, पूर्व सांसद, विधायक जो हैं, इन सभी को एक जगह बैठक करके बुलाना है। और इस वर्गीकरण पे सभी विचारधाराओं को साथ लेकर के आगे बढ़ने का हमारा इरादा है। और उसी बैठक में तय किया जाएगा आगे किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। ये कब बैठक होनी है? बैठक जल्दी सही सर इसी महीने तय करने का है। बैठक जल्दी ही हम तय कर रहे हैं। अभी अक्टूबर लगातार, महीने में तय करेंगे। हाँ, लगातार हम सभी से मिल रहे हैं, सभी की सहमति ले रहे हैं।
हैं सभी, आपने कुछ मेरी पोस्टें भी देखी होगी। मैं कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से लगातार मिल रहा हूँ, बाप पार्टी के नेताओं से संपर्क स्थापित करने की प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हम एक जगह बैठे और इस विषय पर, हमारी जाति का विषय है, हमारे आदिवासी समुदाय का विषय है, तो हम लोग आपस में सभी भाई चर्चा करें। तो ओके, अक्टूबर माह में लगता है कि हम बैठक रख लेंगे, और अक्टूबर में नहीं रख पाते हैं तो आगामी जल्दी से जल्दी इस बैठक को दीपावली के तुरंत बाद रखने का है। चलिए आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी नजर रहेगी आदिवासी इलाके में होने वाले इस आंदोलन की, क्योंकि जिस तरीके से मैंने शुरुआत में भी कहा था कि वर्तमान समय में अगर राजस्थान के किसी एक हिस्से के अंदर होने वाले पॉलिटिकल डेवलपमेंट में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है तो वो साउथ राजस्थान लगता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कवरेज से बाहर है, हो हल्ले से बाहर है, लेकिन वहां बहुत कुछ हो रहा है। सामाजिक परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही है, पॉलिटिकल इक्वेशंस भी वहां बहुत तेजी से बदल रहे हैं। लिहाजा आरक्षण के मसले पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि जब बीजेपी के हिंदुत्व के कार्ड के खिलाफ राहुल गांधी जातिगत जनगणना का कार्ड लेकर के आते हैं, तो जाहिर सी बात है एससी एसटी में ये जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, और अगर आने वाले समय में ये इंप्लीमेंट होता है तो इसके प्रभाव राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरीके से देखने को मिलेंगे। अरविंद जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस मुद्दे पर आगे भी जो डेवलपमेंट होगी हमारी लगातार आपके साथ चर्चा होती रहेगी। जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत।